नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने रशिया और यूक्रेन युद्ध को मोदी वॉर का नाम दिया है, यानी इस युद्ध के पीछे प्रधानमंत्री मोदी हैं, ऐसा अमेरिका कह रहा है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि भारत वाकई में इतनी बड़ी महाशक्ति अब बन चुका है कि वो 4,500 किलोमीटर दूर बैठकर भी इस युद्ध में रशिया की मदद कर सकता है। अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। और दूसरा ये कि इस तरह के आरोप लगाकर अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त नेता बता रहे हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं वो बहुत बड़े नेता हैं, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने की एक रेस चल रही है। आज बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया गया है। इससे पहले कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर आकर टिक गई है? आज हम कांग्रेस की इस गाली वाली पॉलिटिक्स का विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आखिर में हम भारत के कोचिंग सेंटर्स को डिकोड करेंगे जो अब शिक्षा के शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं। इन शॉपिंग मॉल्स में शिक्षा की सेल लगी हुई है और आज भारत के सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए यहां से शिक्षा खरीदना चाहते हैं। एक नए सर्वे में पता चला है कि अब भारत में हर तीसरा बच्चा प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जाता है और अब गाँव में भी बड़ी संख्या में बच्चे प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं। यह खबर हमारे देश के करीब 30 करोड़ परिवारों से जुड़ी हुई है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा का असली मकसद सिर्फ कोचिंग और कंपटीशन रह गया है? आज हम इस विषय को आपके लिए डिकोड करेंगे। तो आज का ये विश्लेषण हमारे देश के माता पिताओं के लिए है और सारे परिवारों के लिए है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो ये विश्लेषण ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने रशिया और यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताया है, इसे मोदीज वॉर कहा है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे कि इसके पीछे क्या मंशा है। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब है कि इंडिया हैज़ अराइव्ड, यानी भारत अब दुनिया की एक नई महाशक्ति बन चुका है और अब अमेरिका भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। और अमेरिका ये कह रहा है कि भारत हजारों किलोमीटर दूर बैठकर रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है और असल में इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी हैं। ज़्यादातर लोग इसे बहुत नेगेटिव बयान मान रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आखिरकार अब अमेरिका भी भारत को एक महाशक्ति मानने लगा है और ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इतना दूर बैठकर भी इस युद्ध में एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। भारत से करीब 4,200 किलोमीटर दूर रशिया और यूक्रेन के बीच लगभग 3.5 वर्षों से यह युद्ध चल रहा है, लेकिन अब अमेरिका ये कहता है कि यह मोदी का युद्ध है। आप सोचिए, यानी प्रधानमंत्री मोदी यहां बैठे बैठे यूक्रेन तक रिमोट कंट्रोल से इस युद्ध को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका की बात माने तो ऐसा लगता है कि इस युद्ध का संचालन भारत से हो रहा है। इस बयान का मतलब यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ अब एक ऐसी ताकत बन चुका है जिससे अमेरिका जैसी महाशक्ति भी बेचैन हो रही है और अमेरिका रशिया और यूक्रेन के युद्ध को पुतिन का युद्ध मानने की बजाय इसे मोदी का युद्ध मान रहा है। अमेरिका को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध में रशिया की मदद कर रहे हैं। रशिया के पीछे भारत खड़ा है। देखिए कैसे दुनिया बदलती है, समय बदलता है। एक समय था जब लोग कहते थे कि भारत के पीछे रशिया खड़ा है, भारत के पीछे रशिया की ताकत है, रशिया भारत को समर्थन दे रहा है, और आज अमेरिका जैसा देश ये कह रहा है कि रशिया के पीछे भारत खड़ा है, रशिया के पीछे प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। कैसे समय का चक्र बदला है, इस बात को देखिए। तो राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नोवेरो ने अपने इस बयान में 3 बड़ी बातें कही है। पहला, अगर भारत आज रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे तो कल उसका 25% एक्स्ट्रा टैरिफ खत्म हो जाएगा। तो ये एक डील दे रहे हैं नोवेरो।
और कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए और हम ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो आपके ऊपर लगाया है इसे हम हटा लेंगे और फिर भारत के ऊपर 50 नहीं 25% टैरिफ रह जाएगा। उस पर भी अमेरिका हो सकता है आगे चलकर नेगोशिएट कर ले और इसे भी घटाकर 10 से 15% ला सकता है। लेकिन आप आज की स्थिति को देखिए कि आज अमेरिका ने सबसे ज़्यादा टैरिफ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में, बड़े देशों में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर लगाया है। और शायद अमेरिका भारत से दो बातों से नाराज़ है, ख़ासतौर पर राष्ट्रपति ट्रंप। एक, भारत अपनी शर्तों पर रशिया से तेल खरीद रहा है, अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया भारत ने। और दूसरा, भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सीज़ फायर हुआ उसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को मानने से इनकार कर दिया था। यानी अगर भारत अपनी शर्तों पर जी रहा है, अपनी शर्तों पर फैसले कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो रहे हैं और उसी की सज़ा वो भारत को देना चाहते हैं और ये सारा दबाव इसीलिए भारत पर डाला जा रहा है। पहले इन्होंने सोचा था कि ये दबाव डालने के बाद 50% टैरिफ के बाद भारत शायद नरम पड़ जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो ये कि भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदकर उसे ऊंची कीमतों पर बेचता है और भारत के तेल खरीदने की वजह से रशिया को युद्ध लड़ने के लिए ये पैसा मिल रहा है। यानी एक प्रकार से इस युद्ध को भारत फंड कर रहा है। रशिया इस युद्ध को लड़ने के लिए जो काबिल बना है उसके पीछे भारत से आने वाला पैसा है। और तीसरा, भारत और चीन के बीच कई दशकों से युद्ध जैसे हालात हैं और चीन ने अक्साई चिन सहित भारत के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करके रखा है। ये बात कहकर पीटर नवेरो ये बताना चाहते हैं कि भारत और चीन की दोस्ती हो नहीं सकती और ये होनी भी नहीं चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपने इस बयान से भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को याद दिला रहे हैं कि देखिए ये वही चीन है जिसने आपकी इतनी सारी भूमि पर कब्जा कर रखा है और आज आप इससे दोस्ती करने चले हैं। आप दोनों की दोस्ती तो हो ही नहीं सकती, ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप के इस सलाहकार का कहना है। इसका मतलब है कि रशिया से संबंधों की वजह से भारत को अमेरिका निशाना बना रहा है और रशिया से सबसे ज्यादा तेल असल में भारत नहीं खरीदता बल्कि चीन खरीदता है। लेकिन 50% का टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया है, चीन पर नहीं। और भारत और चीन के रिश्तों का सुधरना भी अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा। यानी रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हो चुका है और अब बार बार ये बात कही जा रही है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और भी समझनी होगी, अमेरिका इसमें दो तरह के अप्रोच ले रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का एक सलाहकार ये कहता है कि ये मोदी का वॉर है, मोदी पर ये दबाव डालने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं का विदेश मंत्री जो है और उन्हीं के जो दूसरे कुछ लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि एक ना एक दिन अमेरिका और भारत के बीच समझौता तो होना तय है, समझौता हो ही जाएगा। यानी एक तरफ वो बातचीत के रास्ते बंद भी नहीं करना चाहते, खुले रखना चाहते हैं। उनका एक जो नेता है या एक मंत्री है वो एक दिन भारत के लिए अच्छा बयान देता है, फिर दूसरा जो नेता या मंत्री है वो दूसरे दिन भारत के लिए एक नेगेटिव बयान देता है। यानी दोनों तरफ की अप्रोच ये लोग अपना रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप बार बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि मैं उनके ऊपर बहुत दबाव डाल रहा हूं। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये हैं 76 वर्ष के पीटर नवेरो। ये अक्सर अपने विवादित बयानों और सख्त टैरिफ नीति के लिए अमेरिका में बदनाम है। वर्ष 2024 में अमेरिका की सांसद की अवमानना करने के बाद इन्हें 4 महीने की जेल की सजा हुई थी। ये वर्ष 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार के बाद इन्हीं नवेरो साहब ने चुनाव में धांधली का झूठा नैरेटिव फैलाया था। और अमेरिका के मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क भी इन्हें एक बार मूर्ख कह चुके हैं। यानी खुद अमेरिका में भी इस समय बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो नवेरो की बातों पर भरोसा करेंगे। अमेरिका के भारत विरोधी बयानों का सबसे बड़ा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और इसीलिए अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप इतने बेचैन हैं। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो अप्रोच ली है उससे राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये मामला इतना लंबा खिंच जाएगा। उन्होंने सोचा ये था कि 50% टैरिफ की जैसे ही मैं धमकी दूंगा भारत हमारे सामने झुक जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं।
और इसीलिए भारत ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का क्रेडिट भी नहीं दिया, श्रेय बिल्कुल नहीं दिया, और अमेरिका के 50% टैरिफ के सामने झुकने से भी भारत ने इनकार कर दिया। और भारत झुकने की बजाय अब अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा ही नहीं था। वो इसके लिए तैयार ही नहीं थे, और इसलिए अब एक प्रकार से ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप फंस गए हैं। इसलिए अब हम पीटर नेवेरो के उस आरोप को भी डिकोड करेंगे जिसमें उन्होंने रशिया और यूक्रेन युद्ध को प्रधानमंत्री मोदी का युद्ध बताया है, मोदीज वॉर इसे कहा है। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि आज क्या हुआ है। आज सुबह रशिया की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 598 ड्रोन्स और 31 मिसाइल से एक नया हमला किया है। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोक दिया। लेकिन ये आज की नई तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। तो रशिया का आप कॉन्फिडेंस देखिए और राष्ट्रपति पुतिन का ये कॉन्फिडेंस देखिए कि अब वो सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर रहे हैं। और रशिया और यूक्रेन में से अभी तक किसी भी देश ने इस युद्ध को मोदी का युद्ध नहीं बताया है। ये दोनों देश ये आरोप नहीं लगा रहे। ना रशिया ये बात कह रहा है, ना यूक्रेन ये बात कह रहा है। और अमेरिका खुद इस युद्ध को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा है, और अब वो इसे प्रधानमंत्री मोदी का युद्ध बता रहा है, जबकि खुद अमेरिका को यूक्रेन युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। असल में अमेरिका जानता है कि अपने बारे में प्रचार कैसे करना है, और इसीलिए अमेरिका का प्रचार तंत्र इतना मजबूत है, सारा मीडिया उसके कंट्रोल में है कि अमेरिका से दुनिया के ज़्यादातर देश सवाल पूछते ही नहीं। लेकिन अगर आप इस मामले की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस युद्ध का सबसे ज़्यादा मज़ा अमेरिका को ही आ रहा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को ही हो रहा है। अमेरिका यूक्रेन को अब तक 5,85,000 करोड़ से ज़्यादा के हथियार बेच चुका है। यानी यूक्रेन रशिया से लड़ने के लिए अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, 5,85,000 लाख करोड़ रुपए के हथियार। देखिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और ये सारा पैसा जा रहा है अमेरिका की जेब में। अमेरिका क्यों चाहेगा कि ये युद्ध रुके? यूरोप के बड़े बड़े देश अब अमेरिका से 8 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार खरीदेंगे, और यूक्रेन को लड़ने के लिए यह हथियार मुफ्त में दिए जाएंगे। और वर्ष 2020 से 2024 के बीच 4 साल में अमेरिका ने दुनिया के कुल 43% हथियार बेचे हैं। यह हथियार बेचने से अमेरिका को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यानी इस युद्ध से दुनिया के एक देश को सबसे ज्यादा मुनाफा हो रहा है, और उस देश का नाम है अमेरिका, और उस देश के राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और फिर भी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से कोई सवाल नहीं पूछ रही। आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही रशिया और यूक्रेन का युद्ध 24 घंटे में रोकने का ऐलान किया था। अपने चुनाव प्रचार के दौरान वो कहते थे, मुझे राष्ट्रपति बना दीजिए, चुनाव जितवा दीजिए, और देखिए मैं 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को रुकवा दूंगा। लेकिन आज 8 महीने के बाद भी ये युद्ध वैसे ही जारी है। 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का जबरदस्त स्वागत किया था। हालांकि वहां युद्ध को खत्म करने पर कोई समझौता हो नहीं पाया। अब यूक्रेन युद्ध रोकने में नाकाम रहने के बाद ट्रंप की इमेज को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और इस इमेज को, इस छवि को बचाने के लिए वो पूरा दोष प्रधानमंत्री मोदी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है, और ट्रंप खुद प्रधानमंत्री मोदी को आजकल टेरिफिक मैन कहकर बुला रहे हैं। अभी नए बयान में उन्होंने कहा है कि मोदी इज अ टेरिफिक मैन। इसका मतलब यह है, हिंदी में अगर मैं कहूं, वो प्रधानमंत्री मोदी को एक जबरदस्त लीडर मानते हैं। बार बार अपने बयानों में ये कहते हैं। 26 अगस्त को ट्रंप ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की यही शब्द कहकर तारीफ की। एक तरफ ट्रंप सच को स्वीकार करके प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त लीडर बताते हैं, बहुत बड़ा मजबूत नेता बताते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के सलाहकार
प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दुष्प्रचार भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की इतनी तारीफ करके उसके बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप उनके बारे में कहते हैं, जो भी गलत दावे करते हैं कि मैंने पाकिस्तान के साथ युद्ध को रुकवा दिया, तो वो एक प्रकार से अपना कद भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आजकल क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, सुनिए। And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? तो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्त नेता है, लेकिन मैंने पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने के लिए उन्हें भी समझा लिया, उन्हें भी मना लिया। इस सब के पीछे वो सिर्फ अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस सब के पीछे वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो खुद बहुत बड़े नेता हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से भी ज़बरदस्त नेता हैं, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। और ये दुनिया के पहले ऐसे नेता होंगे जो हर रोज़ अपनी ज़बरदस्त तारीफ करते हैं अपने ही मुंह से। ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का श्रेय खुद लेना चाहते हैं और अब वो राष्ट्रपति पुतिन पर रशिया और यूक्रेन युद्ध रोकने का दबाव बनाने के लिए भारत पर ये टैरिफ लगा चुके हैं। उन्हें लगता है कि जैसे जैसे भारत पर दबाव डालेंगे वैसे वैसे रशिया कमज़ोर होगा। वो असल में भारत पर दबाव बनाकर राष्ट्रपति पुतिन की नस को दबाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं यहाँ दबाव डालूंगा और दर्द होगा रशिया को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, और जिसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इस समय भारत ही बन गया है। अब आपको बताते हैं कि भारत के खिलाफ इस दुष्प्रचार के 3 बड़े मकसद क्या हो सकते हैं। पहला, यह बयान अमेरिका की आधिकारिक पॉलिसी नहीं है। नेवेरो के बयान से भारत सहित रशिया पर दबाव बनाने की एक कोशिश की जा रही है। ये अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये बयान उससे बिल्कुल अलग है। दूसरा, अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि दुनिया में कौन सा देश किसके साथ रहेगा, कौन किसका पार्टनर बनेगा, ये अब राष्ट्रपति ट्रंप तय करेंगे। भारत का दोस्त कौन होगा, भारत किसके साथ साझेदारी करेगा, या कोई भी दुनिया का देश क्या करेगा, ये राष्ट्रपति ट्रंप तय करना चाहते हैं। और जो उनकी बात नहीं मानेगा उस पर टैरिफ लगा देंगे। तीसरा, अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां इस समय भी रशिया में निवेश करने की कोशिश कर रही हैं और ट्रंप अमेरिका की कंपनियों को रशिया के साथ एक अच्छी डील दिलाना चाहते हैं। हम बार बार आपको बताते हैं कि अमेरिका एक व्यापारी देश है और राष्ट्रपति ट्रंप नेता बनने से पहले एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और वो व्यापारी की तरह सोचते हैं, जहां पैसा है वहां ट्रंप है। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिनों के लिए जापान जा रहे हैं और 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जापान से फिर चीन चले जाएंगे। भारत अमेरिका के 50% टैरिफ का मुकाबला मेक इन इंडिया से कर रहा है, जिसमें जापान भारत का एक बहुत अहम पार्टनर है। जापान ने भारत की शुरू से बहुत मदद की है। आप याद कीजिए, भारत में जब पहली गाड़ी आई थी मारुति, उसमें भी जापान ने हमारी मदद की थी। तो गाड़ी बनाने से लेकर आज बुलेट ट्रेन बनाने तक जापान हमारी लगातार मदद कर रहा है, हमारा बहुत बड़ा पार्टनर रहा है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी में। वर्ष 2022 के बाद भारत और जापान के बीच ये 15वीं शिखर वार्ता होगी, जिसमें अगले 10 वर्षों में जापान भारत में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा और इसी की घोषणा इस शिखर वार्ता में की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी उस प्लांट में भी जाएंगे जहां बुलेट ट्रेन के कोचेस बनाए जाते हैं और वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी की ये 8वीं जापान यात्रा है। भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या तैयारी चल रही है, इस समय वहां पर क्या होगा, पूरे इस यात्रा का एजेंडा क्या है, इस पर दूरदर्शन न्यूज़ के सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अजय मिश्र ने खास तौर पर आपके लिए टोक्यो से एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है और ये ग्राउंड रिपोर्ट टोक्यो से अब हम आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं जापान की संसद के सामने, जिसे यहाँ डाइट कहा जाता है।
जापान में प्रधानमंत्री का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि ये दौरा काफ़ी अहम है। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि 15वीं शिखर वार्ता होनी है भारत और जापान के बीच में। 2022 के बाद कोई भी शिखर वार्ता नहीं हो पाई है। 2023 में G20 की वजह से नहीं हो पाई। 2024 में दोनों देशों में चुनाव थे, लेकिन अब दोनों ही देश जब एक बार फिर मिल रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, तो उम्मीद ये की जा रही है कि 2014 में जो स्पेशल जो स्ट्रैटेजिक ग्लोबल रिलेशंस दोनों देशों के बीच में बने हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। जो दोनों देशों के आर्थिक संबंध हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। भारत और जापान के बीच में कैसे कारोबारी संबंध बनाया जाए, उसको लेकर के प्रधानमंत्री एक बहुत ही स्पेशल बैठक करने वाले हैं। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जापान अगले 10 वर्षों में भारत को एक मेगा इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट करने जा रहा है, इसी दौरान जिसका खुलासा हो सकता है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। एंड मोदी जी की वजह से जो इन जनरल इंडिया को पहचान मिली है, सिर्फ जापान में ही नहीं, सारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो बिल्कुल मोदी जी की वजह से ही हुई है। ऑल ओवर जापान में जितने भी हम भारतवासी हैं, सबके जीवन में उन्होंने सबके जीवन को किसी न किसी स्तर पे छुआ है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही महाशक्तियां क्या कुछ निर्णायक फैसला लेती हैं, क्योंकि जापान के बाद प्रधानमंत्री चीन जाएंगे और टोक्यो की धरती से तो यही संदेश निकलने वाला है कि ये समय संरक्षणवाद का नहीं है, ये समय है सबको साथ लेकर के चलने का। कैमरामैन नलिन ठाकुर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, टोक्यो। तो देखिए, ये भी एक जानने के लिए आपके लिए बड़ा दिलचस्प रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले जापान गए और वहां से फिर चीन जाएंगे, और चीन और जापान की आपस में बनती नहीं है। जापान क्वाड देशों का भी सदस्य है, और क्वाड आप जानते हैं जो बनाया गया था वो चीन के खिलाफ एक फ्रंट के तौर पर बनाया गया था। और इस क्वाड में भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। लेकिन दोनों देशों के साथ कैसे दोस्ती बनाकर रखनी है, संबंध बनाकर रखने हैं और अपनी शर्तों पर बनाकर रखना है, ये आप प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से सीख सकते हैं। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जापान से सीधे चीन के तियानजिन शहर पहुंचेंगे। दुनिया के मानचित्र पर आप देख सकते हैं कि तियानजिन शहर कहां पर है, और दुनिया के मानचित्र पर इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं क्योंकि अब आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नज़र इसी शहर पर रहने वाली है। ये वो शहर है, ये वो जगह है जो 31 तारीख को पूरी दुनिया इस शहर पर अपनी नज़र गड़ा कर रखेगी। ये चीन का चौथा सबसे बड़ा शहर है, और बीजिंग, शंघाई, चोंगचिंग पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं, और तियानजिन चौथे नंबर पर चीन का सबसे बड़ा शहर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी, क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बैठक वहां पर चल रही थी, वैसे ही 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह बन जाएगी। और उस दिन बड़े बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख तियानजिन से आने वाली तस्वीरों और खबरों को बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नज़र इसी शहर पर लगी होगी। क्यों लगी होगी? क्योंकि वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करेंगे। और जब पूरी दुनिया इन तीन नेताओं की तस्वीरें एक ही मंच पर खड़े हुए देखेंगी, तो पूरी दुनिया ये देखेगी कि कैसे इस समय कुछ नया होने वाला है। यहाँ SCO की बैठक में दुनिया के 20 बड़े राष्ट्र प्रमुख शामिल हो रहे हैं, जिसे ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ग्लोबल साउथ का एक शक्ति प्रदर्शन भी माना जा सकता है। चीन की राजधानी बीजिंग से तियानजिन शहर करीब 147 किलोमीटर दूर है, यानी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तियानजिन की जनसंख्या करीब 1 करोड़ 38 लाख है, जो भारत में चेन्नई शहर की आबादी के आसपास है। यानी चेन्नई हमारा जितना बड़ा है आबादी के हिसाब से, लगभग ये शहर भी उतना ही है। चेन्नई की जनसंख्या 1 करोड़ 23 लाख के आसपास है, और तियानजिन की जनसंख्या 1 करोड़ 38 लाख के आसपास है। तियानजिन का क्षेत्रफल 11,760 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के गोवा राज्य से करीब 3 गुना ज़्यादा है। गोवा का क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर के आसपास। अब आपको बताते हैं कि तियानजिन को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट के लिए ही क्यों चुना गया।
तियानजिन को चीन की मिनी सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और उनके रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके दफ्तर हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनीज और आईटी इंडस्ट्री है और बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स मौजूद हैं। उन सब के मुख्यालय वहीं पर हैं, इसीलिए उसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। लेकिन ये जो जगह है ये चीन की सिलिकॉन वैली है। तियानजिन से चीन एक और संदेश देना चाहता है, वो ये कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसके जरिए चीन एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़क, रेल और पोर्ट्स के साथ एनर्जी प्रोजेक्ट्स की मदद से जोड़ना चाहता है। चीन का तियानजिन अपने पारंपरिक कवि सम्मेलनों के लिए भी बड़ा मशहूर है और संभव है कि SCO समिट के दौरान भी राष्ट्र प्रमुखों के बीच शब्दों का ये खेल आपको दिखाई दे जाए। तो आज हमने आपका इस शहर से एक परिचय पहले ही करा दिया, क्योंकि आने वाले कई दिनों तक चीन का ये शहर लगातार हेडलाइंस में बना रहेगा, लगातार खबरों में बना रहेगा। लेकिन क्योंकि आप डिकोड देखते हैं तो आप हर प्रकार की जानकारी में बाकी लोगों से आगे रहेंगे। और आपको हम ये भी बता सकते हैं कि जापान में जब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा शुरू होगा और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे तो उसकी सबसे बड़ी और विशाल कवरेज आप अपने सबसे पसंदीदा चैनल दूरदर्शन न्यूज़ पर लगातार देख पाएंगे। तो जब भी इस प्रकार की कोई यात्रा होती है तो आपका एक ही डेस्टिनेशन होना चाहिए, आपकी एक ही मंजिल होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सबसे विश्वसनीय खबरें मिलेंगी और वो है DD न्यूज़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और चीन के अपने दौरे को लेकर उम्मीद जताई है कि इन दोनों देशों की उनकी यात्राएं भारत के राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगी और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास को आगे बढ़ाने में ये यात्राएं बहुत योगदान देंगी। तो ये नई तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले नई दिल्ली से जापान के लिए रवाना हुए हैं और ये हम आपको नई ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जापान के लिए रवाना होते हुए पहले जापान जाएंगे और उसके बाद वो चीन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पर इसके बाद जाने वाले हैं। और अब आपको भारत की राजनीति में लेकर आते हैं और ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने की एक रेस चल रही है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब उनके कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां का अपमान कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी को मुद्दा बनाकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यात्रा सिर्फ नफरत और अभद्र भाषा बोलने वाली यात्रा बनकर रह गई है। आज बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया गया। ये भाषा इतनी घटिया है कि उसे आपको सुनाया नहीं जा सकता। बीजेपी ने इस मामले में पटना में राहुल गांधी पर एक FIR दर्ज कराई है और कांग्रेस अब इस पर यह कहकर बचने की कोशिश कर रही है कि ये कांग्रेस के संस्कार नहीं है। लेकिन दरभंगा में इस रैली को आयोजित करने वाले कांग्रेस के नेता, जो स्थानीय नेता हैं वहां के, वो खुद इस पर माफी मांग रहे हैं। इस चुनावी रैली को आयोजित करने वाले कांग्रेस नेता ने इस मामले में माफी मांगी है। देखिए। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी निंदा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली, हम लोग पीछे हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फोटो खींचने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं और इस तरीके की घटिया और अशब्द भाषा का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए।
एक दिन पहले ही यानी 27 अगस्त को बिहार में एक और रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। आप देखिए, एक दिन पहले ही उनकी भाषा पर जरा गौर कीजिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। ऐसा लगता है कि पिछले 11 वर्षों में कांग्रेस की राजनीति सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अभद्र भाषा बोलने पर ही टिकी हुई है। प्रधानमंत्री जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस की तरफ से होता रहा है। ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार भस्मासुर कहा था। 2014 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि वो एक चाय वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने बार बार चौकीदार चोर है के नारे दिए। और जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है, अभद्र भाषा की ये जो पॉलिटिक्स है, ये धीरे धीरे राहुल गांधी के एजेंडे में और ऊपर आती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी की अपशब्द वाली जो भाषा है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने इस प्रकार की पॉलिटिक्स की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे गरीब मां का बेटा 11 वर्षों से प्रधानमंत्री है। बीजेपी ने भी कहा है कि राजनीति में ऐसी नीचता, इतना निम्न स्तर इससे पहले कभी नहीं देखा गया। यह यात्रा अपमान और घृणा की सारी हदें पार कर चुकी है, ऐसा बीजेपी का कहना है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी, वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है, मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है। वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है। और राहुल जी, आपसे हम आशा नहीं करते हैं कि आप माफी मांगेंगे। आप माफी नहीं मांगेंगे। आपको एक सेंस ऑफ प्लेजर मिल रहा है। यू आर डिराइविंग सैडिस्टिक प्लेजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देकर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, मगर यह आनंद की अनुभूति जो आपको हो रही है, वो जनता को नहीं हो रही है। जनता जनार्दन इसका जवाब देगी। बिहार की जनता इसका जवाब देगी। शायद कांग्रेस के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को और राहुल गांधी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे देश में, और हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, मैं ये सवाल आपसे भी कहता हूं, अगर आज आपकी मां के बारे में कोई अपशब्द कहे, आपकी मां का कोई अपमान करे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस देश का व्यक्ति किसी भी परिवार में इसे बर्दाश्त कर सकता है। किसी का भी खून खौल जाएगा अगर उसके परिवार के बारे में, खास तौर पर उनकी मां के बारे में अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। ये भारत के जो हर परिवार की मैं आपको बात बता रहा हूं, भारत के हर बेटे के मन की बात बता रहा हूं, कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पहली बात तो यहां यह लगती है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये शायद इस बात को समझते नहीं हैं, और या फिर ये चाह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी को कुछ ऐसा घाव देना चाहते हैं जिससे कि उन्हें गहरी से गहरी चोट पहुंचे और उन्हें वो इस प्रकार से परेशान कर सके। दूसरी बात यह है कि अभद्र भाषा का जो हमारे देश में संस्कार नहीं है।
हमारे देश के जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, यहाँ पर अभद्र भाषा की कोई जगह नहीं है। राजनीति में भी जब जब किसी ने दूसरे नेता के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, हमारे देश के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी है। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी अगर चुनाव जीतकर कुर्सी पर बैठे हैं आज, तो वो इस देश के लोगों ने उन्हें वोट देकर वहां तक पहुंचाया है। और अगर उनका अपमान किया जा रहा है, उनकी मां का अपमान किया जा रहा है, तो ये उन करोड़ों वोटर्स का अपमान है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पहली पसंद बनाया और जिन्होंने उन्हें वहां तक पहुंचाया है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर एक समारोह चल रहा है और इस शताब्दी समारोह का आज आखिरी दिन था। ये 3 दिन का शताब्दी समारोह था, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों पर एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार में सब कुछ संघ तय करता है, ये पूरी तरह से झूठ है, ये धारणा सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि संघ पर अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि संघ का सरकार के कामकाज में काफ़ी ज़्यादा दखल होता है। आज इस थ्योरी को भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक प्रकार से नकार दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार के हर फैसले की जिम्मेदारी बीजेपी की है, सरकार की है और संघ के सभी फैसले संघ में लिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आजकल संघ और बीजेपी के रिश्तों के बारे में बात करते हैं। असल में ये एक बातचीत का विषय हमारे देश में है। मीडिया भी इसके बारे में बहुत लिखता है कि संघ और बीजेपी के रिश्ते कैसे चल रहे हैं, संघ और सरकार के रिश्ते कैसे चल रहे हैं। और आज मोहन भागवत ने इसके बारे में एक साफ टिप्पणी की है जो आज उन तमाम लोगों को सुननी चाहिए जो कि अक्सर इसमें कोई विवाद ढूंढते रहते हैं। मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते, इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है, अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। और सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्यों देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। संघ प्रमुख ने भारत के लोगों को कम से कम 3 बच्चों को जन्म देने की भी एक सलाह दी है। उन्होंने बताया है कि डॉक्टर कहते हैं कि 3 संतान होने से माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आज उन्होंने एक नई सलाह दी है 3 बच्चों के बारे में, वो भी आप सुनिए। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टर ने बताया है।
मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है। मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बताते हैं। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। अब मैं जिस खबर का विश्लेषण कर रहा हूं वो हमारे देश के करीब 30 करोड़ परिवारों से जुड़ी है। मशहूर शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षा वो माध्यम है जिससे हम मनुष्य के अंदर छिपी श्रेष्ठता को बाहर ला सकते हैं। लेकिन आज भारत में शिक्षा के मायने बदलते जा रहे हैं। अब ज्ञान के मंदिर की जगह कोचिंग सेंटर्स लेते जा रहे हैं और कोचिंग सेंटर्स शिक्षा का शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। हमारे देश में हर माता पिता ये चाहता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने या कोई बड़ी सरकारी नौकरी करे या फिर किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करे। लेकिन अब हमारे समाज में ये सोच बना दी गई है कि केवल स्कूल की शिक्षा ही सफलता के लिए काफ़ी नहीं है, इससे सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए अब बच्चों को कोचिंग सेंटर्स जाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। पैसा देकर आप शिक्षा को अब खरीद सकते हैं। आज हमारे देश में हर तीसरा बच्चा प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जा रहा है, हर तीसरा बच्चा। पहले ऐसा माना जाता था कि शहरों के बच्चे ही कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन अब गाँव में भी कोचिंग सेंटर्स लोकप्रिय हो रहे हैं। आज शहरों में स्कूल जाने वाले करीब 31% बच्चे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं और गाँव में 25.5% बच्चे प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। आज कोचिंग सेंटर्स का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि इस पर बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारी वेब सीरीज़ इस पर बन रही हैं, आपने भी देखी होंगी। आज कोचिंग सेंटर्स को एक ब्रांड के तौर पर दिखाया जाता है, जहां शिक्षा का कारोबार होता है, शिक्षा का व्यवसाय होता है। आज माता पिता को भी भरोसा दिला दिया जाता है कि बिना कोचिंग के उनका बच्चा बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में पास नहीं हो सकता। पिछले 3 दशकों में कोचिंग सेंटर्स के जरिए हमारे देश के एजुकेशन सेंटर में एक अलग ही नई दुनिया बन चुकी है। आज कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि ये केवल पढ़ाई का काम नहीं करती, बल्कि अपने आप में एक पूरी की पूरी अलग अर्थव्यवस्था है। कोचिंग सेंटर्स एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह चलाए जाते हैं, जिनकी देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग ब्रांचेज हैं। अखबारों में कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, पूरे 1 पन्ने के, जिसमें 100% कामयाबी की गारंटी दी जाती है। सफल छात्रों की तस्वीरें छापकर उनका प्रचार किया जाता है और शहर में जगह जगह कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स आपने देखे होंगे। आज गाँव में कोचिंग सेंटर्स पर एक छात्र औसतन हर साल करीब 1,800 रुपये खर्च कर रहा है, जबकि शहरों में ये औसत करीब 4,000 रुपये की है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर जो खर्च हो रहा है एक छात्र का औसतन। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन ये औसत खर्च है। और जैसे जैसे बच्चे ऊंची कक्षाओं में जाते हैं ये खर्च बढ़ता चला जाता है। गाँव में हायर सेकेंडरी के छात्र हर साल 4,500 रुपये प्राइवेट कोचिंग पर खर्च करते हैं, जबकि शहरों में हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले छात्र हर साल लगभग 10,000 रुपये कोचिंग सेंटर्स पर खर्च कर रहे हैं। आज हर कोचिंग की अपनी एक बैलेंस शीट होती है कोचिंग सेंटर की, जिसमें हर साल एक फिक्स्ड टारगेट उनको दिया जाता है। कितनी कमाई करनी है, कैसे हर साल मुनाफे की तरफ बढ़ना है, कितने छात्रों को एडमिशन देना है, उसका एक लक्ष्य तय होता है। अस्पतालों की तरह छात्रों से पैसे लेने के लिए कौन कौन से नए नियम बनाने हैं, कौन कौन से नए पैकेज देने हैं, ये सब कुछ तय किया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी की तरह। और इसके लिए बाकायदा अलग से एक पूरी टीम होती है। आज हमारे देश में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या करीब 25 करोड़ है, जिसमें करीब 35% छात्र शहरों में हैं और 65% छात्र ग्रामीण इलाकों में हैं। हर साल शहरों के छात्र करीब 10,600 करोड़ रुपए सिर्फ कोचिंग सेंटर्स पर खर्च कर रहे हैं, जबकि गांव के छात्र हर साल लगभग 7,300 करोड़ रुपए इन कोचिंग सेंटर्स को दे रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति में
शिक्षा को कभी भी व्यापार नहीं माना गया। हमेशा से शिक्षा को मुफ्त में बांटने की बात कही गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान को बांटना चाहिए। और हमारे देश में तो गुरु शिष्य की परंपरा रही है। शिक्षा को व्यवसाय से अलग रखा गया है। लेकिन आज शिक्षा एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुकी है और आज शिक्षा को खरीदा जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है। शहरों में औसतन हर परिवार साल में 52,000 रुपये स्कूली शिक्षा पर खर्च करता है। गाँव में यही खर्च 29,000 रुपये के आसपास है। आज हमारे देश में 95% बच्चों की शिक्षा का खर्च माता पिता या परिवार का ही कोई सदस्य उठाता है। और आज हर परिवार अपनी कमाई के 100 रुपये में से औसतन 13.5 रुपये प्राइवेट कोचिंग पर खर्च कर रहा है। कोचिंग सेंटर्स का बाजार इतना बड़ा होने की कई वजहें हैं। पहला, माता पिता और छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर्स ही सफलता का सबसे बड़ा शॉर्टकट बन चुके हैं। जल्दी से सफलता अगर चाहिए तो ये कोचिंग सेंटर्स आपको भरोसा देते हैं कि सफलता जरूर मिलेगी। कोचिंग सेंटर्स ने विज्ञापनों से ऐसा माहौल बना दिया है कि बिना कोचिंग सेंटर्स के सफलता असंभव है और ज्यादातर माता पिता इसे मान लेते हैं। आज समाज का दबाव भी बच्चों पर बहुत ज्यादा है। माता पिता पर आसपास के समाज का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो और वो भी आसपास लोगों को बता सके कि देखिए हमारे बच्चे ने इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, हमारे बच्चे के इतने नंबर आए हैं। आज स्कूलों की शिक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती। हालांकि आज भी हमारे देश में हर साल लाखों छात्र कोचिंग सेंटर्स गए बिना भी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। लेकिन तो भी ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कोचिंग तो लेनी ही पड़ेगी। कोचिंग सेंटर्स के बढ़ते खर्च की वजह से आज हमारे देश में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर्स अब जा नहीं सकते क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है। महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स में ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके पास नहीं है इतने पैसे। इसलिए समाज में अब 2 वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग वो जो कोचिंग सेंटर्स की मदद से शिक्षा को खरीद सकता है और दूसरा वर्ग वो जो इससे वंचित रह जाता है क्योंकि उनके पास कोचिंग सेंटर जाने के लिए पैसा नहीं है। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लागू की थी। इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया। पहला, केवल रटने और परीक्षा पास करने वाली सोच को बदलकर बच्चों को सिखाने पर ध्यान दिया जाएगा, लर्निंग पर फोकस होगा। दूसरा, बच्चों को किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह की स्किल्स भी जाननी चाहिए, सिखानी चाहिए। और तीसरा, स्कूलों की शिक्षा को और बेहतर बनाया जाना चाहिए। आज बच्चों में उनके हॉबीज़ के मुताबिक अलग अलग स्किल्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये आपके लिए भी मैं कह रहा हूँ। आप देखिए कि आपके बच्चों की क्या हॉबीज़ हैं, उन्हें क्या करना पसंद है, उनके अंदर किस चीज़ की प्रतिभा है और जो उनकी प्रतिभा है और जो उनकी पसंद है उसी क्षेत्र में आपको उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, वही स्किल सेट उन्हें दिलाना चाहिए। आज माता पिता को समझना होगा कि कोचिंग ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं। बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्कूलों में शिक्षा के जो पुराने तरीके हैं उन्हें भी अब बदलना आपके लिए ज़रूरी है। और मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों में अनुशासन की आदत डालिए। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में शिक्षा पद्धति को लगातार बदला जा रहा है। परीक्षाओं की जो संरचना है उसे भी सरकार को बदलना चाहिए ताकि इसमें जो बच्चे स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो खुद से पढ़कर आ रहे हैं, उनके हिसाब से भी, ताकि परीक्षाओं में उनके साथ भी न्याय हो सके, इस प्रकार की परीक्षाएं होनी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि अगर कोचिंग चाहिए ही तो फिर सरकार इस क्षेत्र में कदम रख सकती है और फिर सरकार ऐसे बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए या जो बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं उनके लिए सरकारी कोचिंग सेंटर्स खोल सकती है। ये भी एक तरीका अपनाया जा सकता है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये कलयुग है, यहाँ इज्जत भी EMI पर मिलती है। जब तक आप किश्त समय पर देते रहेंगे आपको सम्मान मिलता रहेगा और जैसे ही किश्त रुकी सब कुछ जब्त हो जाएगा। नमस्कार।